Today we start the chapter 11, Work and Energy. Very important chapter, बहुत बहुत ज्यादा important है. Work and Energy. Work power energy वैसे होता है, पावर का भी कंसेप्ट आ जाता है बीच में. तो जो जो कंसेप्ट आते रहेंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11, फिजिक्स, वर्क एंड एनर्जी. अब देखो फिजिक्स के ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं. उसके अंदर हमने मोशन के बारे में बात की है. मोशन, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, कॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, ग्रेविटेशन का इफेक्ट पढ़ा है. दूसरा कंसेप्ट काफी सारे नेचुरल फिनोमिना हैं. अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प अस, ऐसे दूसरे कंसेप्ट जो हमें समझने में मदद करे. किसको? वर्क को. अब नेम से हमें वर्क क्या इंडिकेट होता है? काम. अब काम करने के लिए हमें एनर्जी तो चाहिए. अब घर में भी हम काम करते हैं तो उसके लिए एनर्जी तो चाहिए. तो वर्क जो है क्लोजली रिलेटेड टू एनर्जी एंड पावर. अगर हमारे में पावर है और एनर्जी है तभी हम वर्क कर पा रहे हैं. तो यही कंसेप्ट के बारे में हमने पढ़ना है. मतलब वर्क जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे? एनर्जी एंड पावर से. अब सारे लिविंग्स अगर हम डेली लाइफ से रिलेट करें, क्योंकि डेली लाइफ से जब हम रिलेट करते हैं चैप्टर को तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं. सारे लिविंग्स बीइंग्स को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, क्योंकि बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, हमें सरवाइव करना है. देखो लिविंग बीइंग्स को, जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कुछ ना कुछ सेवरल बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती है. किसके लिए? सरवाइव करने के लिए. वो सारी की सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस. क्या बोलते हैं उनको? लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस मतलब जो हम वर्क कर रहे हैं लाइफ के अंदर, जो जो प्रोसेस हो रहे हैं. अब इस लाइफ प्रोसेसेस के लिए, लाइफ के अंदर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, एनर्जी हमें चाहिए. और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फूड मिलती है. एनर्जी रिक्वायरमेंट है. अब एनर्जी देखो, घर में हम या कई कैसा वर्क करते हैं? प्लेइंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं. ये सारी की सारी जो है ये एक्टिविटीज है जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट है. सिमिलरली एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स भी एंगेज्ड होते हैं एक्टिविटीज में. मतलब वो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे जंप हो गया, रन हो गया, फाइट हो गया, एनिमी से दूर भागना, मतलब जो शिकार करने आते हैं, फूड को सर्च करना या सेफ प्लेस पे चले जाना, कुछ वेट कैरी करना. जैसे होता है ना, कुछ एनिमल्स को बांध दिया जाता है लोड कैरी करने के लिए, तो उनमें अगर एनर्जी होगी तभी तो वो लोड को कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे. एक्टिविटीज ही तो परफॉर्म कर रहे हैं, तो सबके लिए एनर्जी तो रिक्वायरमेंट है ही है. सिमिलरली अगर देखो, हमने किसकी बात की? अपने बारे में की, एनिमल्स के बारे में की. अगर हम बात करते हैं अब मशीन के बारे में, क्योंकि फिजिक्स मोस्टली रिलेटेड टू इसी चीज से है कि आप मशीन वगैरह, ये सारा वर्क इसी से रिलेटेड हम लेके चलेंगे. अब उनको भी क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? अब नॉर्मली जो मशीन है, कभी प्रॉब्लम आ जाए तो ऑयलिंग करनी पड़ती है, ऑयल डालना पड़ता है. वट डू दे नीड फॉर देयर वर्किंग? क्या चाहिए उनको? पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, कुछ इंजन्स में रिक्वायर होता है ना फ्यूल. व्हाई डू लिविंग बीइंग्स एंड मशीन नीड एनर्जी? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि उनको, लिविंग बीइंग्स को या मशीन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, जो हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. वर्क करने के लिए. अब वर्क है क्या? There is a difference in the way we use the term work in day to day life and the way we use it in science. अब डिफरेंस है दोनों का. वर्क जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं या डेली लाइफ में यूज करते हैं,
या डे टू डे कह सकते हो, या दूसरा जो हम साइंस में वर्क को इन मतलब वर्क बोल देते हैं वर्क, दोनों में डिफरेंस है, सेम नहीं है वर्क। अब ये वर्क क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, इसी चीज के बारे में वर्क क्या है। सिमिलरली कुछ सेम वर्ड होते हैं ना, जैसे सपोज लीड, एक लेड, दोनों देखो है सेम स्पेलिंग। एक लीड कर रहा है मतलब हेड हो गया, एक लीड कर रहा है जो कमांड दे रहा है, और एक लेड जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, लेड एलिमेंट, सेम स्पेलिंग। सिमिलरली वर्क, डिफरेंस है यहाँ पे वर्क। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, देखो कितना अच्छा है, नॉट मच वर्क, इतना ज्यादा वर्क नहीं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, किसके कंपैरिजन की बात करें, वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड मतलब बहुत मेहनत। अभी एग्जांपल के थ्रू समझो क्या है। Kamali is preparing for examinations, she spends a lot of time in studies, तो एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है और वो काफी टाइम स्टडीज में दे रही है, बुक्स पढ़ती है, ड्राइंग करती है, थॉट्स ऑर्गेनाइज करती है, कलेक्ट करती है क्वेश्चन पेपर। जब एग्जाम आते हैं तो सब कुछ होता है ना, जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं कोशिश करते हैं, अटेंड करते हैं सारी क्लासेस, प्रॉब्लम लेके जाते हैं टीचर के पास फ्रेंड्स के साथ, और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि मतलब कोई चीज छूट ना जाए। अच्छा, और एक होता है, देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं आपके, दो दो तरह के कह सकते हो। कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मतलब सारा दिन लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, सबका माइंड है। कुछ 2 घंटे में ही वो सारा पढ़ के चले जाते हैं, मतलब उनको 2 घंटे में ही वो सारा याद होता है। और कईयों को वो सारा दिन करने के बाद होता है। एक ने वर्क हार्ड किया, एक ने स्मार्टर वे में उसको लर्न किया, दोनों में वर्क हो रहा है। एनर्जी किसमें कंज्यूम हो रही है ज्यादा और किसमें नहीं हो रही है, ऐसी बात इसमें हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने एग्जाम देने के लिए, जो हम डेली लाइफ वर्किंग हार्ड करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारे पेपर कलेक्ट करना, प्रॉब्लम डिस्कस करना विद फ्रेंड्स, विद टीचर, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, काफी सारी एनर्जी इसने यूज की इस एक्टिविटी के अंदर। In common parlance, she is working hard. All the hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of the work. देखो, अगर यहाँ पे बात की जाए, उसने काफी मेहनत की है। All this hard work may involve very little work. इस पूरे वर्किंग हार्ड में या हार्ड वर्क में बहुत कम ही काम है। अगर हम बात करें किसकी, साइंटिफिक डेफिनेशन की, साइंस से रिलेटेड अगर बात करें वर्क की, तो उसने काम सारा किया। वर्किंग हार्ड मतलब अगर इंग्लिश की टर्म में लेके चले तो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। अगर साइंस की टर्म में लेके चले कि उसने हार्ड वर्क तो किया है, बट उसके अंदर जो वर्क है वो बहुत ही कम इन्वॉल्व हो रहा है साइंटिफिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। यू आर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, धक्के लगा रहे हो, पता नहीं कैसे कैसे कोशिश कर रहे हो पुश करने के लिए उस बड़े से पत्थर को हिलाने के लिए। लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट, मतलब हम कहते हैं कि उसने हिलना ही नहीं है, अब तो वो हिलेगा ही नहीं। यू गेट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, गुस्सा आ जाएगा ना एक तरह से, कितना मेहनत कर रहे हैं बट वो तो हिला ही नहीं अपनी जगह से। जब वो अपनी जगह से हिला ही नहीं, दैट मीन्स कुछ वर्क तो हुआ ही नहीं। यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना अब, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हुई नहीं। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई, जब आपका वो रॉक हिला ही नहीं, बट आपने पुश किया अपनी तरफ से, इतनी मेहनत की, अब इंग्लिश वर्ड, इतनी मेहनत की, इतना वर्क किया आपने, इतना पुश किया, बट वो डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, तो क्या कोई वर्क हुआ? कोई वर्क नहीं हुआ, दैट मीन्स आपने वर्क किया ही नहीं। देखो कितना डिफरेंस आ गया। You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि आप थोड़ी देर खड़े हो कुछ मिनट के लिए, और हैवी लोड अपने सिर पे रखा हुआ है, आप थक गए। You have exerted yourself and you have spent quite a bit of your energy.
अब देखो तो आपने यहाँ पे कुछ एनर्जी यूज की, स्पेंड की, खर्ची। क्या आपने कोई वर्क किया? आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड? क्या कोई वर्क हुआ उस लोड पे जो आपने वेट ली है? द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइंस, वर्क इज नॉट डन, वर्क नहीं हुआ कुछ भी। आपकी एनर्जी यूज हुई, आप थक गए, बस आपने सिर पे रखा हुआ था वो वर्क कुछ मिनट के लिए। You have exerted yourself and have spent quite a bit of energy, जरा सी मतलब एनर्जी यूज हुई, वर्क नहीं हुआ। कुछ वर्क हो रहा है, अगर वर्क नहीं हो रहा है साइंस से रिलेटेड, अगर वर्क हो ही नहीं रहा, वो कुछ हिल ही नहीं रहा प्लेस से, या कुछ हम पुश कर रहे हैं बट कुछ नहीं हो रहा, दैट मीन्स वर्क हो ही नहीं रहा इन टर्म ऑफ साइंस, अकॉर्डिंग टू द साइंस। सपोज आप क्लाइंब कर रहे हो स्टेप्स, you climb up the steps of a staircase and reach the second floor of the building just to see the landscape from there. Landscape देखने के लिए आप ऊपर चले गए सेकंड फ्लोर में। You may even climb up a tall tree. आप ट्री पे भी चढ़ सकते थे। If you apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. अगर यहाँ पे आप साइंटिफिक डेफिनेशन लगाओगे साइंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे काम किया है क्योंकि डिस्प्लेस हो आप अपनी जगह से। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो दैट मीन्स आप वर्क कर रहे हो। इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल और मेंटल लेबल एज वर्क। अपनी डेली लाइफ में हम लेते हैं ना फिजिकल और मेंटल लेबल, काम करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज, जैसे खेल लिया ग्राउंड के अंदर, फ्रेंड से टॉक कर लिया, मूवी देख ली, कोई फंक्शन अटेंड कर लिया, आर समटाइम्स नॉट कंसीडर टू बी अ वर्क। ये वर्क की तरह कंसीडर नहीं किया जाता। What constitutes work depends on the way we define it. अब यहाँ पे ये आखिर में क्या बोल रहा है इतने सारे एग्जाम्पल में कि मतलब जो वर्क है वो है क्या, एक्चुअल में डिफाइन है क्या, कैसे हमें पता लगेगा कि वर्क है। वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। अलग तरीके से, इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अलग तरीके से साइंस में यूज करते हैं। तो वो एक्टिविटी से समझो अब किस तरह से यूज करते हैं। We have discussed in the above paragraphs number of activities which we normally consider to be work in day-to-day life. For each of these activities, ask the question and answer it. ऊपर हमने पढ़ा ही है काफी पैराग्राफ के अंदर काफी एक्टिविटीज कि वर्क, अभी क्वेश्चन वहां से अराइज हो रहे हैं। What is the work being done on? किस पे हो रहा है वर्क? What is happening to the object? ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है अगर वर्क हो रहा है तो? Who what is doing the work? मतलब कौन लगा रहा है वर्क, तीनों चीजें। किस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, और कौन लगा रहा है वर्क। इस तरह से क्वेश्चन वहां पे पुट हो रहे हैं। और किस पे हो रहा है, अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क, कंसेप्शंस ऑफ वर्क, साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे वर्क को अच्छे से समझाएगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा ही होगा, क्योंकि एक्चुअल में बाद में वो क्या प्रूफ करेगा, जो वर्क है। अभी आपने इतना तो समझ ही लिया कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क हो रहा है। तो जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, सपोज ये बुक थी, यहाँ पे फोर्स लगाया और ये बुक डिस्प्लेस हो गए, यहाँ आ गई, ठीक है। अगर ये बुक थी, बुक यहाँ पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आ गई, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाने से हुआ, दैट मीन्स इसमें वर्क हुआ। तो वर्क का जो फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं, एस से शो करते हैं। ये हम समझेंगे इसमें। तो देखो साइंटिफिक कंसेप्ट वर्क का क्या बताया हुआ है। पुश अ पेबल लाइंग ऑन द सरफेस। भाई पुश करो एक पेबल को, छोटा सा स्टोन ले लो या पेबल ले लो जो सरफेस पे है। पेबल मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। और बच्चे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे गलियों में आ रहे होते हैं, स्कूल से आ रहे होते हैं, अगर पैदल ही आ रहे होते हैं तो क्या करते हैं, पैर से लेके आते हैं वो स्टोन को, मारते मारते। तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पेबल मूव होगा थ्रू अ डिस्टेंस, आपने फोर्स लगाया उस पेबल के ऊपर, पेबल डिस्प्लेस हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, वर्क हुआ। अगर एक गर्ल
ट्रॉली को पुल कर रही है, खींच रही है, और ट्रॉली मूव कर रही है कुछ डिस्टेंस। अभी घर पे दिवाली दी, दिवाली के घरों में सफाई की है, कोई चीज खींच रहे हो, पुश कर रहे हो, अगर डिस्प्लेस हो रहा है अपनी जगह से, तो दैट मीन्स वर्क हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो वर्क ही नहीं हुआ कुछ। तो अगर गर्ल ने ट्रॉली को मूव किया कुछ डिस्टेंस पे, वो डिस्प्लेस हुआ, तो गर्ल ने फोर्स लगाया, किस पे लगाया? ट्रॉली पे लगाया। तो गर्ल हैज एक्सर्टेड फोर्स किस पे? ऑन द ट्रॉली, और वो क्या हुआ? डिस्प्लेस, दैट मीन्स वर्क हुआ। बुक का एग्जांपल आ गया। एक बुक को लिफ्ट करो, उठाओ कुछ हाइट पे, फोर्स अप्लाई करोगे तभी तो उठा पाओगे। बुक तो ऊपर हुई ना, फोर्स अप्लाई करने पे हुई, डिस्प्लेस तो हुई ना, मूव तो की ना, तो वर्क हुआ। ठीक है, तो दो कंडीशन है हमें जो चाहिए वर्क होने के लिए। एक फोर्स उस पे लगना चाहिए, किस पे? ऑब्जेक्ट पे। दूसरा, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, हिलना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में से दो ही कंडीशन है वर्क की, फोर्स, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वर्क नहीं होगा। इस तरह से हम जो वर्क है वो साइंस के अंदर देखते हैं, साइंटिफिक टर्म में। अब बुलोक इज पुलिंग अ कार्ट, एक बुलोक है जो कार्ट को पुल कर रहा है, खींच रहा है। कार्ट मूव, there is a force on the cart and cart is moved, cart has moved. Do you think work is done in the situation? क्या इस सिचुएशन में वर्क हुआ कि उसने कार्ट को पुल किया, घोड़ा गाड़ी टाइप, एंड वो मूव हो गया, फोर्स लगा उस पे, कार्ट मूव हो गया, क्या वर्क हुआ या नहीं हुआ? हमारा एक्टिविटी देखो, अगर डिस्प्लेस करेगा तो वर्क होगा। डेली लाइफ में भी काफी सारी सिचुएशन होती है, फ्रेंड्स के साथ वर्क होता ही है किसी ना किसी सिचुएशन में। अगर तो वर्क हो रहा है, विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कौन सा फोर्स लग रहा है? व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑन विच द फोर्स इज डन, कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है जब वर्क हो रहा है तो उस पे? अगर डिस्प्लेस नहीं कर रहा सपोज ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने पे भी, तो अगर डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स नहीं लग रहा बट फिर भी डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये सब हम पढ़ेंगे आगे। ये सिचुएशन उसने बोला कि ऐसी होती है, आप सोच सकते हो, अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा हो रहा है, वर्क डन हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फोर्स को बताएगा साइंटिफिक टर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइंस के अंदर हम देखेंगे कि फोर्स को हमने जैसे फोर्स है क्या, वो टर्म हम बताएंगे। सॉरी, वर्क क्या है, सॉरी वर्क। तो जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे किसी डायरेक्शन में, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट होगी। कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सपोज इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट था उस पे फोर्स अप्लाई किया, तो ये डिस्प्लेस करेगा, यहाँ आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को कितना बोल दिया? एस। तो जब आपने फोर्स अप्लाई किया तभी तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। जब आपने फोर्स अप्लाई किया, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब इतनी वैल्यू दे रहे हो आप कि हाँ मुझे इतना फोर्स लगाना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो जो वर्क डन हुआ है, तो वर्क डन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जो वर्क डन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? फोर्स के थ्रू। और वो किस पे लग रहा है? किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं फोर्स, उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रैवल कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। वर्क सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, जितनी वैल्यू से अप्लाई कर रहे हैं, जिस उसमें हो रहा है, जितनी वैल्यूज हो रहा है, उसे उसमें डिस्प्लेसमेंट भी उतना होगा आपका।
मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। फोर्स देखो मैग्नीट्यूड किसका है, फोर्स का, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस से। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में। सो अगर फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन हो जाए, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, और डिस्टेंस है वो तो मीटर में होगा, तो न्यूटन मीटर किसकी यूनिट हो जाएगी आपके पास, वर्क की। तो वर्क की यूनिट जो न्यूटन मीटर भी हो सकती है, या इसको सिंपली जूल में भी लिख सकते हो आप। तो 1 जूल कितना अमाउंट हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे, जब आपने क्या किया, 1 न्यूटन ही फोर्स अप्लाई किया, और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, और 1 मीटर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, कितने मीटर पे ही इतना फोर्स लगा है, तो वो क्या बन जाएगा, वर्क डन। और वर्क डन की यूनिट क्या है, 1 न्यूटन मीटर, या इसको क्या लिख सकते हो, जूल। सो वर्क डन हुआ क्या, क्या है वर्क डन जब फोर्स अप्लाई किया हमने, ये फिगर बता रहा है इस वाली में, एफ इंटू एस। अगर तो देखो क्या वर्क डन हुआ जब हमने फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पे, क्या जीरो हुआ। अगर वो डिस्प्लेस ही ना करता तो वो जीरो होता, डिस्प्लेसमेंट एस। व्हाट वुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या होगा अगर सपोज वर्क डन, वर्क डन क्या होगा जब डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब एस की वैल्यू जीरो है तो डब्ल्यू भी तो जीरो होगा, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो किसका प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो जब ये जीरो है तो इसकी वैल्यू भी तो जीरो ही आएगी। सो अभी एग्जांपल देखते हैं ये वाला। देखो अ फोर्स 5 न्यूटन, मतलब क्या गिवन है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 2 मीटर। एस गिवन हो गया, फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है ये। अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वर्क क्या होगा, मतलब सिंपली वर्क निकालना है, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 10 जूल। अब यहाँ देखो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे फोर्स लगाया 7 न्यूटन, यहाँ पे जो फोर्स लगाया वो कितना लगाया 7 न्यूटन, एंड 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। किस वाले एग्जांपल में, दिस, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कंसीडर अनदर सिचुएशन इन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर द सेम डायरेक्शन। देखो ये दूसरी सिचुएशन है, एक सिचुएशन क्या है, जब फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सेम डायरेक्शन है। जैसे एक बेबी है, वो पुल कर रहा है टॉय कार को पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब जैसे ऊपर फिगर भी दी हुई है, ये देखो अपनी तरफ खींच रहा है, वो ग्राउंड के पैरेलल है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला, बेबी हैज एक्सर्टेड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो भी रहा है, तो वर्क डन विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन वही सेम जो ऊपर है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के। कुछ सिचुएशन में क्या होता है, वर्क डन जो होता है फोर्स के द्वारा, फोर्स के द्वारा मतलब फोर्स जो लगा रहा है वर्क, वो पॉजिटिव होता है। सिंपली अगर कहें वर्क की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और कुछ सिचुएशन में वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, मतलब क्या होगा, उल्टा जा रहा होगा, हम फोर्स लगा रहे हैं कहीं पे बट मूव कहीं और डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो बताएगा अब एक ऐसी सिचुएशन जहां पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट रिटार्डिंग फोर्स, रिटार्डिंग मतलब अपोजिट, in applied to the opposite direction. That's why angle between the direction is 180 degree। अगर ये इस साइड मूव करना चाहिए था बट वो इस साइड मूव कर रहा है, तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री अपोजिट हो गया। Suppose object let the object stop after a displacement is s।
ऑब्जेक्ट रुक गया एस डिस्प्लेसमेंट के साथ। इस सिचुएशन में क्या हुआ, वर्क डन बाय द फोर्स एफ इज टेकन एज नेगेटिव डिनोटेड बाय माइनस साइन। अब इसमें क्या हुआ, आपका जो फोर्स वर्क डन हुआ है, फोर्स के द्वारा फोर्स ने जो वर्क किया है, बट वो फोर्स जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लगा है, आपका रिटार्डेड फोर्स था, उल्टा लगा है। तो हम इसको फॉर्मूले के अंदर पॉजिटिव में ना शो करके क्या करेंगे, माइनस में शो कर देंगे। ठीक है, वर्क डन फोर्स के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि वर्क डन फोर्स के थ्रू वो पॉजिटिव भी हो सकता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन कैसा हो रहा है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करो, ऊपर उठाओ, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू। वर्क वर्क हो रहा है, और फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, ऊपर की तरफ हो गया, फोर्स जो हमने लगाया है डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी होती है, जो हमने पिछले उसमें पढ़ी है। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटी है वो भी तो फोर्स लगा रही होगी। तो पॉजिटिव वर्क कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। देखो, अब पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा, वर्क डन इज नेगेटिव जब फोर्स एक्ट होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब W की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अगर आपकी डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहे हैं और वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, वर्क डन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, तो दैट मींस फोर्स जो एक्ट हो रहा है वो अपोजिट एक्ट हो रहा है, फोर्स, बट डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ है। तो जब अपोजिट होगा तब नेगेटिव वैल्यू होगी, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब देखो, न्यूमेरिकल से और क्लियर हो जाएगा अगर नेगेटिव वाला दिया होगा तो। यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड। तो मास दे दिया कि इतने केजी का उसने क्या किया, एक जो लगेज है उसको ग्राउंड से ऊपर उठाया, पुट इट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से 1.5 मीटर उठा के उसने क्या किया, अपने सिर पे रख लिया। वर्क डन निकालना है जो उसने लगाया है लगेज के ऊपर, तो जो जो गिवन है वो लिख लो, एस एंड एम की वैल्यू लिख ली। अब वर्क डन सिंपली, अब देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हमें डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू नहीं दी, यहाँ हमें दिया क्या है, मास। अब हमने अपवर्ड की तरफ उठाया, ऊपर की तरफ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो एक्ट करेगी अपोजिट। हम ऊपर की तरफ कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो नीचे ही आएगी अल्टीमेटली। तो हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया है, तो आपके पास फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने पढ़ा है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटी, तो m इंटू जी लिखेंगे इंटू s। अब यहाँ m की वैल्यू गिवन है कितनी, 15, और g कांस्टेंट वैल्यू होती है, कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड, 9.8 होती है, वैसे हम 10 ले लेते हैं। और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पे वर्क आपका। नेक्स्ट टाइम हम फिर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे।